हेलो एवरीवन। तो आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर 3 का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर के क्या बारे में, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन, उसके फंक्शन और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं एटमॉस्फेयर है क्या। एटमॉस्फेयर एक एनवलप है। क्या है? एक एनवलप है किन चीज़ों का? ये एनवलप है गैसेस का, एरोसोल्स का, पार्टिकुलेट मैटर का, पॉल्यूटेंट्स का एंड वाटर वेपर का। तो ये इसका कंपोजिशन भी है एक तरह से, जो हम पढ़ने वाले थे कंपोजिशन। तो इन सारी चीज़ों से बनता है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है। इट इज़ ए एनवेलप ऑफ गैसेस, एरोसोल्स, पार्टिकुलेट मैटर। इसको हम पूरा लिख लेते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, पॉल्यूटेंट्स और वाटर वेपर का, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस से लेके कहाँ तक? अप टिल स्पेस, स्पेस तक। मतलब अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इसको घेरा हुआ है, तो एटमॉस्फेयर के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उसको हम स्पेस बोलेंगे, और ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, और ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया। ये एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है। कंपोजिशन हमने देख ही लिया ऊपर क्या क्या होता है, जिसमें गैसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। गैसेस में होता है नाइट्रोजन, जो कि 78% के आसपास क्या होता है। ऑक्सीजन, जो कि 21% के आसपास होता है। उसके बाद होता है आर्गन, 1% में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सारी गैसेस होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गैसेस होती है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब फंक्शन क्या है इसके, देखो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना है। पॉइंट पॉइंट में चीज़ें याद नहीं रखनी, ना ही रख पाओगे। यूपीएससी में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है और ना ही कभी पॉइंट में चीज़ें पूछी जाती हैं। फंक्शन क्या है एटमॉस्फेयर का? सबसे पहले नाइट्रोजन क्या करता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन किसी भी प्लांट को बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड दे कैन एब्जॉर्ब वाइल डूइंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द गैसेस फॉर्म। पर नाइट्रोजन को फिक्सेट होना पड़ता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी पड़ती है। नाइट्रोजन को अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में चेंज होना पड़ता है, तब ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के बनने के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है ना, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ तक कि ह्यूमन ग्रोथ के लिए भी जो प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है उसमें नाइट्रोजन का बहुत अहम रोल होता है। ठीक है ना, अमीनो एसिड्स वगैरह का। ठीक है, तो एयर करता क्या है, एटमॉस्फेयर करता क्या है? एटमॉस्फेयर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाता है सॉइल से, और सॉइल में मौजूद जो बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया, वो यहाँ से नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करते हैं और इस नाइट्रोजन को फिक्सेट करके नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये ट्रीज द्वारा, प्लांट्स द्वारा ऑब्जॉर्व किया जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन तो ये हो गया एटमॉस्फेयर का। उसके अलावा एटमॉस्फेयर में CO2 है, जो कि हमने पहले पढ़ा, फोटोसिंथेसिस के काम आता ही है। उसके अलावा CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं? वो गैसेस जो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांसपेरेंट रहती हैं। सन की जो शॉर्ट वेवलेंथ है, सन की जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इंसोलेशन जिसको बोलते हैं, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है,
उसके लिए ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती है, इसको एब्जॉर्ब नहीं करती। लेकिन जब ये अर्थ के सरफेस से टकरा कर वापस जाती हैं ये, तो उसको हम बोलते हैं एल्बिडो। ठीक है, सन की इनकमिंग सोलर रेडिएशन को इंसोलेशन, और जब ये अर्थ की सरफेस से वापस टकरा के वापस जाती है तो हम उसको बोलते हैं एल्बिडो। तो ये क्या होती है, क्योंकि जब ये टकरा के वापस जाती है तो इनकी वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाती है, और जब ये लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट होती है तो ये क्या करती हैं, ये जो CO2 है, ये जो ग्रीन हाउस गैस है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती हैं 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लेकिन अगर CO2 की मात्रा बहुत अधिक हो जाए, किस कारण से, एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स की वजह से। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है, जो मैन मेड हो, ह्यूमंस की रीज़न, ह्यूमन की वजह से। हम लोग व्हीकल्स चलाते हैं, उसमें CO2 एमिशंस होता है, इंडस्ट्रियल एमिशंस में भी CO2 एमिशंस होता है। इन सारे कारणों की वजह से अगर CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है, तो जो थोड़ी बहुत बाहर भी जा रही होती थी, स्पेस में जा रही होती थी एल्बिडो के फॉर्म में, तो उसको भी CO2 रोक लेता है, और फिर धीरे धीरे जो एवरेज टेम्परेचर वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा छोटा छोटा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक दूसरा एटमॉस्फेयर का फंक्शन ये हो गया। उसके अलावा एटमॉस्फेयर की वजह से ही जो हमको आसमान है, स्काई है, वो ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि जो ब्लू है, ब्लू की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है, बहुत सबसे कम होती है, सबसे शॉर्ट होती है। और एटमॉस्फेयर में मौजूद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उससे वो स्कैटर्ड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रेली स्कैटरिंग, रेली स्कैटरिंग। और स्कैटर्ड होने की वजह से जो लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होती है वही उसी लाइट की वजह से हमको ब्लू, आसमान ब्लू दिखाई देता है। अब आप सोचोगे कि सुबह और शाम को, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, हमको रेड क्यों दिखाई देता है, ऑरेंज क्यों दिखाई देता है। दरअसल जो हॉराइजन होता है, हॉराइजन बहुत दूर होता है हमारे अर्थ सरफेस से, और हॉराइजन से आते आते जितनी भी ब्लू लाइट्स हैं वो इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है कि हमारे तक पहुंच नहीं पाती। और जो रेड लाइट्स हैं, रेड लाइट होती है वो स्कैटर्ड नहीं होती, वो डायरेक्टली हमको हमारे आंखों तक पहुंच जाती है। इसीलिए हमको शाम को और सुबह आसमान लाल दिखाई देता है। और रेड लाइट क्योंकि स्कैटर्ड नहीं होती, इसीलिए जो रेड लाइट है, जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, उसमें जो स्टॉप का साइन होता है वो रेड से बनाया जाता है, ताकि इंसान दूर से ही देख लो। ठीक है, तो ये सारे हमारे फंक्शंस हैं एटमॉस्फेयर के। एटमॉस्फेयर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, सारी एक्टिविटी, बारिश, स्नोफॉल, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं सब एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। चलो अब हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ना ऐसा नहीं कि ये अर्थ सरफेस है और एक इसमें एटमॉस्फेयर है जिसमें सब कुछ घुला मिला है। क्या क्या, सारी गैसेस घुली मिली है। एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं, ये अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है ना, वो हम तोड़ने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर 3 तरीके से डिवाइडेड हो रखा है। कितने तरीके से डिवाइडेड हो रखा है, 3 तरीके से। एक तरीका है डेंसिटी के हिसाब से, दूसरा तरीका है मिक्सिंग ऑफ गैसेस के हिसाब से, तीसरा तरीका है टेम्परेचर वेरिएशन के हिसाब से। मतलब अगर जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है ना, उसके हिसाब से। अब डेंसिटी के हिसाब से क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, तो जैसे जैसे अर्थ की ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी की वजह से सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होगी एटमॉस्फेयर की वो अर्थ की सरफेस के पास होगी। ठीक है, तो 50% ऑफ द अर्थ ऑफ द एटमॉस्फेयर वो सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही है, जो सबसे ज़्यादा डेंस एटमॉस्फेयर है। डेंस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा डेंस गैसेस, एरोसोल्स, ठीक है, सारी चीज़ें जो भी एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है वो सिर्फ
अर्थ की सरफेस से 5 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है, 50%। और 45 किलोमीटर तक आते आते एटमॉस्फेयर का 99.9% जो वेट है या मास है वो सिर्फ 45 किलोमीटर तक की हाइट में ही पूरा हो जाता है। एटमॉस्फेयर हालांकि हमारा 480 किलोमीटर तक भी फैला हुआ है, लेकिन उसके बाद सिर्फ 0.1% के आसपास ही ऊपर है, 45 किलोमीटर से ऊपर, ठीक है ना। तो मैक्सिमम डेंसिटी 5 किलोमीटर तक 50% पूरी हो जाती है, उसके बाद 45 किलोमीटर तक 99.9% हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है, ठीक है, मास होता है हमारा। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना ज़्यादा उसका मास होगा, ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। अब मिक्सिंग ऑफ गैसेस के हिसाब से कैसे हमारा हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो फैला हुआ है। तो देखो, अप टिल 80 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस क्या है? होमोस्फेयर। होमोस्फेयर का मतलब है यहाँ पर होमोजीनियसली मिक्स्ड गैसेस, मतलब नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, फिर आर्गन कुछ परसेंट, ठीक है, फिर CO2, ठीक है। ये हर जगह से एटमॉस्फेयर का कोई कहीं पर भी गैसेस, अगर गैसेस के कंपोजिशन नापोगे तो लगभग इतना ही मिलेगा। लेकिन उसके ऊपर 80 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होगी वो नाइट्रोजन की होगी। 200 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी, और 1100 से 3500 किलोमीटर तक हाइड्रोजन की परसेंटेज होगी सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम होमोस्फेयर से ऊपर जाते हैं तो किसी एक गैस की जो अधिकता है, जो मात्रा है, वो बढ़ने लगती है, ठीक है। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट, टेम्परेचर वेरिएशन के हिसाब से एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये हम देख लेते हैं इस मैप से। ये देखो, तो टेम्परेचर वेरिएशन के हिसाब से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जो कि इक्वेटर में 18 किलोमीटर और पोल्स में 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ऊंचाई है इसकी। तो अगर हम ये अपना इक्वेटर मान लें 0 डिग्री, ये हमारा पोल मान लो नॉर्थ पोल, तो हमारा एटमॉस्फेयर जो ट्रोपोस्फेयर है वो इस तरह से फैला हुआ है। 8 किलोमीटर ऊंचाई इसकी यहाँ पर है, 18 किलोमीटर ऊंचाई इसकी यहाँ। क्या है ये? ट्रोपोस्फेयर। फिर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर से लगभग 50 किलोमीटर तक क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर। कहाँ तक? 25 किलोमीटर तक, अर्थ की सरफेस से लेके 50 किलोमीटर तक, सॉरी, अर्थ की सरफेस से लेके 8 से 18 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर, दूसरी लेयर। अब ये जो लेयर्स में डिवाइडेड क्यों है? ये इसीलिए डिवाइडेड है क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे अगर हम ग्राफ देखें, देखो इधर टेम्परेचर है, इधर बढ़ रहा है, इधर ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर हाइट की ओर आ रहे हैं, ऊंची ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर देखो घट रहा है। ज़मीन पे 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और धीरे 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 आके घट गया, -50 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। फिर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या आ गया? ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज क्या होता है? एक जहाँ पर टेम्परेचर हाइट के साथ नहीं बदलता, कांस्टेंट रहता है। तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बदल रहा लेकिन हाइट बढ़ती जा रही है। फिर क्या होता है? फिर जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। देखो हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर देखो बढ़ रहा है, -60 से फिर 40 हुआ, फिर -20 हुआ, फिर कहाँ पर आ गया? लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया। तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है? हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर घटता है। तभी तो जब हम पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, कोई भी पहाड़ 18 किलोमीटर से ऊपर तो है नहीं। सबसे ज़्यादा 8 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है? एवरेस्ट की है, वो भी इक्वेटर के आसपास है।
ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है, तो वो कम्प्लीटली ट्रोपोस्फेयर में आते हैं। इसीलिए जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर बहुत ड्रॉप होता है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में आते ही, हाइट बढ़ते ही टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद स्ट्रेटोपोज आता है, जहाँ पर हाइट बढ़ने से टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो जाता है। और फिर जब मीसोस्फेयर लेयर आती है तो फिर से हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है और -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो मीसोस्फेयर में क्या होता है, हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर फिर से घट रहा है। और फिर आता है थर्मोस्फेयर। मीसोस्फेयर के ऊपर मीसोस्पोज, फिर से कांस्टेंट टेम्परेचर हाइट बढ़ने के साथ। फिर आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। और थर्मोस्फेयर के ऊपर एक्सोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर तक ही हम मानते हैं। वैसे 5 लेयर कौन कौन सी होगी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मेसोस्फेयर, चौथा थर्मोस्फेयर और पांचवा एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। अभी हमने हाइट के हिसाब से इनको जान लिया। एक्सोस्फेयर में भी ऐसा ही होता है, हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता ही रहता है, ठीक है। अब थोड़ा हम इनके बारे में डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। पहला है ट्रोपोस्फेयर। ये क्या है, ये सबसे पहली बात लोएस्ट लेयर है, लोएस्ट लेयर है, ठीक है। मैंने बता दिया 8 किलोमीटर से, पोल्स में 8 किलोमीटर और इक्वेटर में 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है ऊंचाई, अर्थ सरफेसिस की ऊंचाई है, ठीक है। जितनी भी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ होती हैं, रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, जितना भी जो कुछ होता है वो इसी लेयर में होती है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग हाइट जाते हैं, हाइट में ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है। इसका रेट क्या है, इसका रेट होता है नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट जो कि कितना होता है, जो कि होता है -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मतलब अर्थ सरफेस से अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएं, अगर अर्थ में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो 1 किलोमीटर ऊंचाई पर कितना हो जाएगा, 30 - 6.5, 23.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद दूसरा जो लेयर आती है वो आती है, स्ट्रेटोस्फेयर की। ये अर्थ की सरफेस से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है आफ्टर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जहाँ खत्म होता है उसके बाद 50 किलोमीटर ऊंचाई तक ये फैला हुआ है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई मतलब जैसे जैसे इसकी हाइट में जाते हैं, हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर मौजूदगी होती है ओजोन की। ओजोन जो फॉर्मेशन है, ओजोन लेयर जो है, जो हमको सन की यूवी रेज से बचाती है, वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, अपर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है ना। और ओजोन के फॉर्मेशन, O2 + O गिव्स ओजोन, O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ओजोन के फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन को क्या बोला जाता है, चैपमन साइकिल, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता क्या है, ऑक्सीजन जो मौजूद है स्ट्रेटोस्फेयर में, वहाँ पर ऑक्सीजन सन की यूवी रेस की वजह से 2 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, O+O। और ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाता है, ओजोन। और फिर ये ओजोन फिर से यूवी रेस की वजह से इसमें कन्वर्ट हो जाता है O+O2 में। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि होता रहता है। लेकिन कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फोम में, जिसका फॉर्मूला होता है CF2Cl, क्लोरोफॉर्म जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल से क्या होता है, ये फ्री रेडिकल जो ऑक्सीजन है उस वो
Cl से कंबाइन होकर ClO बना देता है, और ऑक्सीजन को ओ फ्री एटम मिलता नहीं है ताकि वो ओजोन बना सके, ठीक है ना। इसके बारे में एनवायरनमेंट में ज़्यादा और अच्छे से डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन फ्री जिसको ओजो O2 के साथ मिक्स होना था और फिर ओजोन की फॉर्मेशन करनी थी, वो किससे रिएक्ट कर जाता है, क्लोराइड से, और ClO बना देता है, ठीक है। और फिर ओजोन की जब फॉर्मेशन नहीं होती है तो ओजोन लेयर थिन हो जाती है, उसी को हम ओजोन होल के तौर पर जानते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ये सब चीज़ें होती हैं। उसके अलावा क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होता एयर का, यहाँ पर वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता स्ट्रेटोस्फीयर में, देयर इज नो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। तो क्या होता है, कोई टर्बुलेंस नहीं होता, और इसलिए जो जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं ना, फाइटर जेट होते हैं, वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ते हैं, ठीक है। और बाकी बड़े बड़े क्राफ्ट्स भी स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ते हैं, ठीक है ना, शांति से। उसके बाद आता है मेसोस्फीयर, ठीक है, जो कि 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। इसका टेम्परेचर धीरे धीरे हाइट के साथ टेम्परेचर क्या होता है, घटने लगता है, और -100 डिग्री सेल्सियस तक -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। और ये लेयर हमको, जो मीटियोर्स होते हैं ना, वो जब गिरते हैं तो इसी लेयर में वो आके जल जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। उसके ऊपर होता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर मतलब सिंपल सी बात है, हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही, टेम्परेचर बढ़ रहा है। थर्मोस्फेयर 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, आयनोस्फेयर में और एक्सोस्फेयर में। आयनोस्फेयर की हाइट होती है 80 किलोमीटर से लगभग 640 किलोमीटर तक, ठीक है। और एक्सोस्फेयर की जो हाइट होती है वो 640 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर तक। ये सारे डेटा वगैरह मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है, बस समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 80 से 640 किलोमीटर तक, और 640 से 1500 किलोमीटर तक एक्सोस्फेयर फैला हुआ है। आयनोस्फेयर में क्या होता है, आयनोस्फेयर में क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, मौजूद रहते हैं, जिसको हम आयंस बोलते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको हम बोलते हैं आयंस, ठीक है। इसमें भी 2 लेयर है आयनोस्फेयर में। लोअर लेयर को हम बोलते हैं एपल्टन लेयर, एप्लेटन, जो कि शॉर्ट रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है ना, वो इसी लेयर की वजह से होता है। ये तो लेयर, ये एटमॉस्फेयर, इसका भी काम आता है रेडियो वेव्स, रेडियो ट्रांसमिशन की वजह से, के लिए भी काम आता है, ठीक है ना। और इसके अपर लेयर को हम बोलते हैं, लोअर लेयर को हम बोलते हैं कीनली लेयर, और अपर लेयर को हम बोलते हैं एपल्टन लेयर, ठीक है, ये माफ करना। तो लोअर लेयर को कीनली लेयर बोलते हैं, जो कि क्या करता है, मीडियम वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। फिर से बता देता हूँ, आयनोस्फेयर 2 लेयर में डिवाइडेड है, अपर और लोअर। अपर लेयर को हम बोलते हैं एपल्टन, जो कि शॉर्ट वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, और लोअर लेयर को हम बोलते हैं किनली, जो कि मीडियम वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, और रेडियो ट्रांसमिशन में इनका बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सोस्फेयर है, जो कि 640 से 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो सिंपल सी बात है, 4 लेयर है, और चौथी लेयर कौन सी है, जिसको हम बोलते हैं थर्मोस्फेयर, वो 2 लेयर्स में डिवाइडेड, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर में। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर का। सबसे नीचे सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मेसोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, एक्सोस्फेयर और आयनोस्फेयर में, ठीक है। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।
इस चैप्टर में इतना ही। उसके बाद हम अगला चैप्टर, अगला जो पार्ट करेंगे, पार्ट 3, उसमें हम पढ़ेंगे इंसोलेशन के बारे में। ये जितने भी चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उस बुक में हर चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रीलिम्स क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए मेंस के क्वेश्चन है, अलॉन्ग विद दी फॉर्मेट कि आपको कैसे लिखना है। हर चैप्टर के बाद दिया हुआ है, तो ज़रूर वो ग्रुप ज्वाइन करके वो बुक को डाउनलोड कर लीजिए। बाय।